हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए लेक्चर में। इसके अगले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह बार्थोलोमो डियाज और पेड्रो अल्वारेज 13 जहाजों के साथ 1500 में ये भारत आते हैं। फिर ये कालीकट के शासक से परमिशन लेकर 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। और जब इनकी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है 1503 में, तब इनका व्यापार और अच्छे से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इनको एक प्राप्त जगह मिल गई थी, इनको एक वेयर हाउस मिल गया था अपने सामान को रखने के लिए, और इसी वजह से इनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। और जब इनका व्यापार बढ़ने लगा तो जो अरब व्यापारी थे वो इस बात को इन्हें रास नहीं आई। ये गुस्सा हो गए, ये नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि बरसों से इन अरब व्यापारियों का उस क्षेत्र के व्यापार पे इनका एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब कि जो अरब व्यापारी थे उनके अलावा वहां पर और कोई व्यापार नहीं कर सकता था। तो इन अरब व्यापारियों को खतरा महसूस होने लगता है इन पुर्तगालियों से। ये सोचते हैं बेटा कि हमने जो बरसों से यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार बना कर रखा है, बरसों से इन्हें हम इस क्षेत्र को हम लूटते आ रहे हैं, लगता है ये अधिकार हमारे हाथ से चला जाएगा। और इसी बात से क्या होता है बेटा, ये गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर पुर्तगालियों पर हमला कर देते हैं। जवाब में पुर्तगाली भी इनके ऊपर हमला करते हैं। अब जब ये पुर्तगाली हमला करते हैं बेटा, तो ये पुर्तगाली क्या काम करते हैं, अरब व्यापारियों के 10 जहाजों को आग लगाकर पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। और जब इनके जहाज जल जाते हैं तो एक तरफ से बुरी तरह हार जाते हैं और उस क्षेत्र को छोड़कर ये हमेशा के लिए चले जाते हैं कि भैया आप व्यापार करो, हमें व्यापार नहीं करना है। अब जब ये चले जाते हैं तो इन पुर्तगालियों का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है कि इनके व्यापार के आड़े अब कोई नहीं आएगा और इनका व्यापार और अच्छे से बढ़ने लगता है। और ये बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही कम समय में अपने व्यापार को स्थापित कर लेते हैं और वहां के शासक से व्यापारिक संबंध भी बना लेते हैं। जब इनका व्यापार स्थापित हो जाता है, व्यापारिक संबंध बन जाता है अच्छे से, फिर ये लोग कुछ लोग अपने लोगों को छोड़कर ये लोग पुर्तगाल चले जाते हैं। अब जब ये पुर्तगाल पहुंच जाते हैं, वहां के शासक से सारी बातों को बताते हैं कि हमने बहुत ही ढंग से अरब व्यापारियों से युद्ध लड़ा, उन्हें हराया और व्यापार को अच्छे से वहां पे हम लोग बना कर आए हैं। फिर वहां का जो शासक होता है वो अपने गवर्नरों को भेजना शुरू करता है। तो जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है बेटा भारत, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये पुर्तगाल का पहला गवर्नर होता है और यूरोप का भी पहला गवर्नर होता है जो भारत आता है। कब आता है? 1505 में आता है। और इसका जो कार्यकाल है बेटा वो 1505 से लेकर 1509 तक है। अल्मीडा जब गवर्नर बनकर भारत आता है तो अल्मीडा को पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न ये आ जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपका जवाब होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। लेकिन अगर परीक्षा में सिर्फ इस तरह प्रश्न आ जाए कि पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन है, तब आपका जवाब होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब वास्तविक संस्थापक और संस्थापक दोनों में डिफरेंस है बेटा, कंफ्यूज मत होना। अब जब ये अल्मीडा गवर्नर बनकर आता है तो आते ही सबसे पहले एक पॉलिसी को अपनाता है जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। और कुछ ही समय बाद, हाँ एक बात यहाँ पे आप ध्यान देना, 1505 में ही कन्नूर में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री खुलकर तैयार हो गई थी। पहली फैक्ट्री कब खुली थी? 1505 में तो ये अल्मीडा गवर्नर बन के आया था और 1505 में ही कन्नूर में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री खुलकर तैयार हो गई थी। पहली कहाँ खुली थी? 1503 में कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ खुली पुर्तगालियों की? 1505 में कन्नूर में। कमेंट करके आप बताओगे कि कन्नूर भारत के किस राज्य में है। अब जब ये अल्मीडा भारत आता है गवर्नर बनकर तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है और 1508 में
चौल का युद्ध होता है। अब यहाँ ये चौल का युद्ध जो होता है बेटा, ये तो सभी को पता है कि 1508 में होता है, लेकिन किसके बीच होता है ये कई लोगों के अंदर कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। ये जो चौल का युद्ध होता है, ये एक तरफ पुर्तगाली होते हैं और एक तरफ मिस्र का शासक, तुर्क का शासक और गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह, ये तीन लोग एक तरफ होते हैं और एक तरफ पुर्तगाली होते हैं। पुर्तगालियों की तरफ से अल्मीडा होता है और अल्मीडा का बेटा होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में चौल का युद्ध होता है। खूब घमासान युद्ध होता है, धक्का मुक्की मार काट, और इसी युद्ध में अल्मीडा का बेटा मारा जाता है और इस युद्ध में अल्मीडा को हार मिलती है। लेकिन 1509 आता है और चौल का युद्ध दोबारा होता है। अब जब चौल का युद्ध दोबारा होता है बेटा, तो इस युद्ध में अल्मीडा को जीत मिलती है, जीत जाता है और अपने बेटे का बदला भी ले लेता है। इसके बाद में सेंट जॉर्ज फोर्ट जो होता है बेटा, इसके निर्माण का कार्य आरंभ जो है वो अल्मीडा ने ही करवाया था। और ये जो अल्मीडा होता है, इसे उत्तरी अमेरिका के जो मोर होते हैं, इन्हें इनसे भी युद्ध लड़ना पड़ता है और लड़ता भी है और ये हरा भी देता है। इसके बाद में अल्फांसो द अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर बनाया जाता है और इसे 1509 में बनाया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है बेटा 1509 से लेकर 1515 तक होता है। स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, अगर हम इस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास की मोस्ट फेमस बुक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है हमारा, ये 1503 में कमांडर बनकर भारत आया था। इस बात को ध्यान से आप सुनना, 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में कमांडर बनकर आया था। ये मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। और 1509 में ये गवर्नर बनकर आया भारत, और इसका शासनकाल जो था वो 1509 से लेकर 1515 तक था। और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है बेटा, इसी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और जब ये गवर्नर बनकर आया तो सबसे पहले क्या काम किया इसने कि कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। 1510 में ये कोचीन को अपनी राजधानी बनाता है, या आप हेडक्वार्टर कह लीजिए। 1503 में क्या करता है, 1510 में कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाता है या राजधानी कह लीजिए। और 1510 में ही एक काम और ये करता है, बीजापुर का एक शासक होता है जिसका नाम मिलता है आदिल शाह। इस आदिल शाह से गोवा को ये जीत लेता है, और ये गोवा वही है कि जो भारत के आजाद होने के बाद भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। ये वही गोवा है, और आज भी अगर आप गोवा जाते हैं तो पुर्तगालियों के वंशज ही वहां आपको मिलेंगे। इस तरह ये हावी हो चुके थे। खैर, तो ये गोवा को जीत लेता है 1510 में, और ये एक नीति को अपनाता है, एक पॉलिसी को अपनाता है बेटा, साम्राज्यवाद। ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, ये साम्राज्यवाद की पॉलिसी को अपनाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि पुर्तगाल का ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया? तो जवाब होना चाहिए अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया बीजापुर के शासक आदिल शाह से, और 1511 में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। अब ये मलक्का क्या था बेटा? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सब्जी मंडी थी। 1511 में ये इस दक्षिण पूर्व एशिया सब्जी की मंडी पर अपना अधिकार कर लिया, जिसको हम मलक्का के नाम से जानते हैं। और ठीक 4 साल बाद 1515 में ये हारमूज पर भी अपना अधिकार कर लेता है। अब ये हारमूज क्या था? तो ये हारमूज बेटा फारस की खाड़ी में एक बंदरगाह था।
जहां पे इसने अपना अधिकार कर लिया। यानी 1511 में मलक्का पर अधिकार किया, 1515 में हारमोज पे अधिकार किया, 1510 में गोवा को जीता, 1510 में कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में ये एक काम और करता है, विधवा महिलाओं से शादी करने की नीति को अपनाता है और सती प्रथा पर यह रोक लगाता है। हालांकि पूरे भारत पर यह सती प्रथा का रोक नहीं लगाता है, ये उसी क्षेत्र में रोक लगाता है जहां इसका वर्चस्व था। तो कंफ्यूज मत होना कि ये पूरे भारत पे सती प्रथा का रोक लगाता है, नहीं, ये तो अभी पूरी तरह फैले ही नहीं थे, तो पूरे भारत पे कैसे ये सती प्रथा का रोक लगाएंगे। ये केवल उसी क्षेत्र पर सती प्रथा, गोवा के क्षेत्रों पे ही सती प्रथा का रोक लगाता है और विधवाओं से शादी करने की नीति को अपनाता है। और इन सती प्रथा पे रोक लगाना और जो विधवा महिलाएं थी हमारी, इनसे शादी करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी, क्यों इन्होंने विधवा महिलाओं से शादी करने की नीति को अपनाया और क्यों इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके पीछे की जो इनकी मंशा थी बेटा, क्योंकि उस समय विधवा महिलाओं से हमारे समाज में कोई शादी नहीं करता था और सती प्रथा आप सभी को पता है क्या होता था सती प्रथा। तो इसने ये दिमाग लगाया कि अगर सती प्रथा पर हम रोक लगा देंगे और विधवा महिलाओं से हम शादी करेंगे, हम पुर्तगाली, क्योंकि भारत का कोई आम आदमी विधवा महिला से शादी करने के लिए तैयार तो होता नहीं था उस समय, तो पुर्तगालियों ने यही सोचते हुए दिमाग लगाया कि अगर सती प्रथा पर रोक लगाते हैं और विधवा महिलाओं से शादी करने की नीति को अपनाते हैं, तो जो इनसे हमारे बच्चे होंगे तो हमारी शक्ति का विस्तार होगा, हमारे लोग भारत में बढ़ेंगे और हमारे साम्राज्य का विस्तार होगा। ये जो अलबुकर्क था, ये कोई इस प्रथा से, जो सती प्रथा था, हालांकि बुरी प्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी, लेकिन ये अलबुकर्क कोई बहुत बड़ा पीड़ित नहीं था कि इसने सती प्रथा को देखा तो ये इसकी मतलब ये बहुत पीड़ित हुआ, ये बहुत दुखी हुआ, इसलिए इसने इस प्रथा को बंद करवा दिया। नहीं, इसके पीछे का केवल एक ही मंशा था कि अगर सती प्रथा पे हम रोक लगाते हैं तो इन महिलाओं से हमें शादी करने का मौका मिलेगा और इनसे जो हमारे बच्चे पैदा होंगे, इससे हमारे साम्राज्य का विस्तार होगा। इसी को, इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए विधवा महिलाओं से शादी करने की नीति और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बात समझ में आपको आ गई होगी। एक बार हम चीजों को रिवाइज करते हैं। अल्फांसो द अलबुकर्क 1509 में भारत का गवर्नर बना और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से लेके 1515 तक था। अल्फांसो द अलबुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने साम्राज्यवाद की पॉलिसी को अपनाया। 1510 में कोचीन को अपना हेडक्वार्टर या राजधानी बनाया। 1510 में इसने गोवा को जीता। किससे जीता? बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता। 1511 में मलक्का पर इसने अधिकार कर लिया। 1515 में हारमूज पर अधिकार कर लिया। इसने विधवा महिलाओं से शादी करने की नीति अपनाई और इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। मैं फिर कहूंगा, पूरे भारत पे इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, केवल गोवा के क्षेत्रों पे ही, गोवा पे ही सती प्रथा का इसने प्रतिबंध लगाया था। आगे बात समझ में? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप अपने लोगों के साथ शेयर करें। आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद कौन सा गवर्नर बनकर भारत आता है और वो क्या क्या अपने कार्यों को कैसे विस्तार करता है और कैसे पुर्तगाली शक्ति को ये आगे बढ़ाता है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।